चलो आ जाओ दोस्तों। वेस्टर्न डिजिटल नाम की एक सिलिकॉन वैली की कंपनी है। मैं हर सिलिकॉन वैली की 100 कंपनी टॉप 100 कंपनीज पर की लिस्ट बनाई है और उन सारी कंपनियों की सफलता की कहानी हर कंपनी की उस पर काम कर रहा हूं और पूरी सीरीज चला रहा हूं यूट्यूब पर। अब दोस्तों आज डिजिटल वेस्टर्न डिजिटल नाम की एक कंपनी है, उसकी सफलता की कहानी की बुक लेकर आया हूं, पुस्तक किताब लेकर आया हूं जो 12 चैप्टर की है और हर चैप्टर में अलग अलग पहलू पर, अलग अलग रणनीति पर, प्रोडक्ट पर, कंपनी की सर्विस प्रोडक्ट क्या है, उन सभी सारी चीजों पर चर्चा की गई है। आशा करता हूं आपको एक प्रेरणादायक एंगल से मैं सब कुछ प्रस्तुत करूंगा आपके सामने और आपको प्रेरणा मिलेगी, कुछ अपने व्यवसाय में भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहो दोस्तों और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, स्थापना और प्रारंभिक वर्ष। ये है पहला चैप्टर। तो वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की सफलता की कहानी उस समय से शुरू होती है जब डेटा स्टोरेज का आधुनिक रूप अभी उभर रहा था। कंपनी की नींव 1970 में रखी गई थी जब अल्विन बी फिलिप्स नामक एक अनुभवी इंजीनियर ने कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में एक नई कंपनी की स्थापना की। अल्विन फिलिप्स उस समय मोटोरोला कंपनी में कार्यरत थे और सेमीकंडक्टर तकनीक में उनका गहरा अनुभव था। उन्होंने अपनी कंपनी को शुरू में जनरल डिजिटल कॉरपोरेशन नाम दिया। इस कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य एमओएस यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना था, जो उस समय सेमीकंडक्टर उद्योग में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। ये उपकरण चिप्स की गुणवत्ता जांचने और उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कंपनी की स्थापना के मात्र एक वर्ष बाद ही 1971 में इसका नाम बदलकर वेस्टर्न डिजिटल कॉरपोरेशन कर दिया गया। नाम परिवर्तन के साथ ही कंपनी ने अपना पहला प्रमुख उत्पाद WD1402A UART लॉन्च किया। UART एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल में थोड़ा नाम में अब क्लियरिटी रखता हूं। यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर चिप था जो कंप्यूटरों और संचार उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर को संभव बनाता था। ये प्रोडक्ट उस समय के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी क्योंकि ये डेटा संचार को अधिक विश्वसनीय और कुशल बनाता था। ये कंपनी का प्रोडक्ट था दोस्तों, शुरुआत यहां से हुई। अब कैसे प्रोडक्ट शुरुआत हुई, क्या बिजनेस मॉडल है, किस प्रकार से कंपनी पैसा कमाती है और आप भी कोई ना कोई बिजनेस मॉडल अपनाकर इनकम प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। इसलिए मैं ये कथाएं भाषण लेकर आता हूँ कंपनीज पर। तो प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने अपना ध्यान कैलकुलेटर चिप्स के विकास पर केंद्रित किया। 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बाजार तेजी से बढ़ रहा था और वेस्टर्न डिजिटल ने इस अवसर को पहचाना। कंपनी ने विभिन्न प्रकार के कैलकुलेटर चिप्स विकसित किए जो छोटे, कम ऊर्जा खपत वाले और किफायती थे। 1975 तक वेस्टर्न डिजिटल दुनिया की बड़ी स्वतंत्र कैलकुलेटर चिप निर्माता कंपनी बन चुकी थी। इस सफलता के पीछे कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार की जरूरतों को समझने की क्षमता थी। कंपनी ने कई निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया और एमरसन इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनी से समर्थन प्राप्त किया। इस समर्थन ने कंपनी को अपने उत्पादन और अनुसंधान को बढ़ाने में मदद की। प्रारंभिक विकास के हिस्से के रूप में कंपनी ने वैश्विक विस्तार की दिशा में भी कदम उठाया। 1973 में वेस्टर्न डिजिटल ने मलेशिया में अपना पहला विदेशी उत्पादन फैक्ट्री स्थापित किया। ये फैक्ट्री मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए था। मलेशिया में संयंत्र यानी फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय रणनीतिक था, स्ट्रेटेजिक था। मैंने कहा ना कि स्ट्रेटेजीज आपको सीखने को मिलेगी, तो ये रणनीतिक था निर्णय, क्योंकि वहां श्रम लागत कम थी और सरकार विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रही थी।
वहां की सरकार। इस संयंत्र ने कंपनी को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और लागत कम करने में बड़ी मदद की। प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने कई तकनीकी नवाचार किए। इनमें माइक्रो कोडेड सीपीयू का विकास शामिल था, जो उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी थी। कंपनी ने एमसीपी 1600 नामक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया, जो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के LSI 11 सिस्टम में उपयोग हुआ। इसके अलावा कंपनी ने पास्कल माइक्रो इंजन भी बनाया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के पी सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था। ये उत्पाद कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाते थे। वेस्टर्न डिजिटल ने इस दौरान कई पेटेंट भी प्राप्त किए, जो भविष्य में उसके डेटा स्टोरेज उत्पादों की आधारशिला बने। हालांकि प्रारंभिक वर्ष आसान नहीं थे दोस्तों। किसी भी बिजनेस में शुरुआत आसान नहीं होती है, तो इसके भी शुरुआत आसान नहीं थी। 1973 का वैश्विक तेल संकट और कुछ प्रमुख ग्राहकों की समस्याओं ने कंपनी को चुनौतियों का सामना कराया, लेकिन अरविंद फिलिप्स के नेतृत्व में कंपनी ने इन कठिनाइयों से उबरने का प्रयास किया। कंपनी ने लगातार अपने उत्पादों को बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार ढाला। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर चिप्स का प्रारंभिक विकास भी इसी दौर में हुआ, जो आगे चलकर कंपनी की पहचान बना, आइडेंटिटी बना। FD1771 नामक फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर चिप 1970 के अंत में लॉन्च हुआ, जो डेटा स्टोरेज के क्षेत्र में कंपनी का पहला बड़ा कदम था। वेस्टर्न डिजिटल की शुरुआती सफलता का क्रेडिट श्रेय उसकी इंजीनियरिंग टीम को भी जाता है। कंपनी ने शुरू से ही उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरों को नियुक्त किया। हाइपर टैलेंटेड इंजीनियरों को नियुक्त किया अपनी कंपनी में, जो नवाचार पर केंद्रित थे। मलेशिया संयंत्र ने न केवल उत्पादन बढ़ाया, बल्कि कंपनी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति भी प्रदान की। कुल मिलाकर ये प्रारंभिक वर्ष कंपनी के लिए नींव रखने वाले थे। एक छोटी सेमीकंडक्टर कंपनी से वेस्टर्न डिजिटल ने धीरे धीरे खुद को डेटा स्टोरेज उद्योग के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की यात्रा शुरू की। इन वर्षों में कंपनी ने जो तकनीकी आधार तैयार किया, वही आगे के दशकों में उसके वैश्विक नेतृत्व का कारण बना। स्थापना से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक की ये यात्रा दृढ़ता, तकनीकी दूरदर्शिता और रणनीतिक निर्णयों की मिसाल है, जो वेस्टर्न डिजिटल को आज की स्थिति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रही। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर की ओर, सेमीकंडक्टर बाजार में प्रवेश और प्रारंभिक चुनौतियां। सेमीकंडक्टर बाजार, चिप जो आती है उसके बाजार में प्रवेश कंपनी का और प्रारंभिक चुनौतियां, शुरुआती चुनौतियां क्या थी इस बाजार में, उसके बारे में दूसरे चैप्टर में जानते हैं। तो दोस्तों 1970 के दशक के मध्य में वेस्टर्न डिजिटल ने सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करना शुरू किया। कंपनी ने कैलकुलेटर चिप्स के उत्पादन को बढ़ाया और विभिन्न प्रकार के इंटीग्रेटेड सर्किट विकसित किए, जो उस समय के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग हो रहे थे। कैलकुलेटर चिप्स की मांग उस दौरान बहुत अधिक थी, क्योंकि पॉकेट कैलकुलेटर बाजार तेजी से बढ़ रहा था। वेस्टर्न डिजिटल ने इस क्षेत्र में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करके ऐसे चिप्स बनाए जो कम बिजली खपत करते थे, छोटे आकार के थे और विश्वसनीय परफॉर्मेंस देते थे। कंपनी ने कई प्रमुख कैलकुलेटर निर्माता कंपनियों को अपने चिप्स की सप्लाई की, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी। हालांकि इस विकास के साथ ही कंपनी को कुछ गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 1973 का वैश्विक तेल संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा था और सेमीकंडक्टर उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और बाजार में मंदी के कारण कई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। वेस्टर्न डिजिटल के लिए एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसका एक प्रमुख ग्राहक बोमोर इंस्ट्रूमेंट कंपनी दिवालिया हो गई। बोमार कंपनी वेस्टर्न डिजिटल के कैलकुलेटर चिप्स की बड़ी खरीदार थी और उसके दिवालिया होने से कंपनी की बिक्री पर सीधा असर पड़ा, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा।
इस संयुक्त चुनौतियों के कारण, इन सभी सारी चुनौतियों के कारण 1976 में वेस्टर्न डिजिटल को अमेरिकी दिवालिया कानून के अध्याय 11 के तहत संरक्षण लेना पड़ा। ये कंपनी के इतिहास का एक कठिन दौर था जहां अस्तित्व ही संकट में दिखाई दे रहा था। इस संकट से उबरने के लिए कंपनी ने नए नेतृत्व की जरूरत महसूस की गई। कंपनी में जून 1977 में चक मिसलर को कंपनी का चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, सीईओ नियुक्त किया गया चक मिल्सर को। अब चक मिल्सर उस समय कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी थे और उनके पास व्यापक व्यावसायिक अनुभव था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की और अपना ध्यान उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जहां भविष्य की संभावनाएं अधिक थी। मिल्सर ने कंपनी की रणनीति को बदला और सेमीकंडक्टर के साथ साथ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी दौर में कंपनी ने अपना पहला महत्वपूर्ण फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर चिप FD1771 लॉन्च किया। ये चिप फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई थी और उस समय के पर्सनल कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए क्रांतिकारी साबित हुई। FD1771 ने कंपनी को डेटा स्टोरेज के क्षेत्र में प्रवेश करने का पहला मजबूत आधार प्रदान किया। सेमीकंडक्टर बाजार में कंपनी ने MCP1600 सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर भी विकसित किए जो माइक्रो कोडेड CPU थे। ये प्रोसेसर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के LSI-11 मिनी कंप्यूटिंग सिस्टम में उपयोग हुए और कंपनी की तकनीकी क्षमता का प्रमाण थे। इसके अलावा वेस्टर्न डिजिटल ने पास्कल माइक्रो इंजन नामक प्रोसेसर भी बनाया जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के UCSD-P सिस्टम के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। यह सिस्टम शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय था। कंपनी ने फ्लॉपी डिस्क फॉर्मेटर और कंट्रोलर चिप्स की एक पूरी सीरीज विकसित की जो विभिन्न डिस्क ड्राइव निर्माताओं द्वारा अपनाई गई। दोस्तों 1976 में कंपनी ने एक महत्वपूर्ण पेटेंट प्राप्त किया जो डिस्क अर्रे सब सिस्टम से संबंधित था। अब ये तकनीक कई हार्ड डिस्क ड्राइव्स को एक साथ जोड़कर बड़े स्टोरेज सिस्टम बनाने की आधारशिला थी और आधुनिक RAID सिस्टम्स की पूर्ववर्ती मानी जाती है। मलेशिया में स्थापित उत्पादन संयंत्र इस दौर में पूरी क्षमता से कार्य कर रहा था और कंपनी को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले चिप्स बनाने में मदद कर रहा था। संयंत्र में एडवांस असेंबली और टेस्टिंग सुविधाएं थी जो सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए आवश्यक थी। चक मिल्सर के नेतृत्व में कंपनी ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारनी शुरू की। उन्होंने अनावश्यक खर्चों को कम किया, उत्पाद पोर्टफोलियो को सुव्यवस्थित किया और उन तकनीकों पर निवेश बढ़ाया जो लंबे समय में लाभदायक साबित हो सकती थी। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर चिप्स की सफलता ने कंपनी को नया आत्मविश्वास दिया और डेटा स्टोरेज बाजार की ओर उसका झुकाव स्पष्ट हो गया। 1970 के दशक के अंत तक वेस्टर्न डिजिटल ने सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, जहां वह न केवल कैलकुलेटर चिप्स बल्कि स्टोरेज कंट्रोलर चिप्स के लिए भी जानी जाने लगी। इस अध्याय की यात्रा हमें दिखाती है कि किसी कंपनी की सफलता में संकट के दौर से उबरना कितना महत्वपूर्ण होता है। वेस्टर्न डिजिटल ने दिवालियापन संकट का सामना किया, लेकिन सही नेतृत्व और तकनीकी नवाचार के बल पर न केवल खड़ी हुई बल्कि एक नए क्षेत्र स्टोरेज की ओर मजबूती से बढ़ने लगी। ये वर्ष कंपनी के लिए संक्रमण काल थे, इन्फेक्शन के काल थे, जहां सेमीकंडक्टर की आधारशिला पर डेटा स्टोरेज साम्राज्य की नींव रखी गई। आगे के वर्षों में यही आधार कंपनी को विश्व के प्रमुख स्टोरेज समाधान प्रोवाइडर बनाने में निर्णायक साबित हुआ। अब दोस्तों शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, संकट से पुनरुत्थान और डेटा स्टोरेज की ओर निर्णायक मोड़। ये है तीसरा चैप्टर है संकट से पुनरुत्थान
और डेटा स्टोरेज की ओर निर्णायक मोड़। ये है तीसरा चैप्टर। तो शुरू करते हैं। 1976 का दिवालिया संकट वेस्टर्न डिजिटल कंपनी के इतिहास का सबसे कठिन दौर था। तेल संकट, प्रमुख ग्राहक के दिवालिया होने और बाजार में मंदी के कारण कंपनी की स्थिति बेहद कमजोर हो गई। एमरसन इलेक्ट्रिक जैसी सहायक कंपनी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। लेकिन इसी संकट ने कंपनी को एक नई दिशा दी, एक नई दिशा और मजबूती प्रदान की। चक मिल्सर के नेतृत्व में कंपनी ने पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां भविष्य की सबसे अधिक संभावनाएं थी। मिल्सर ने कंपनी की आंतरिक संरचना को सुव्यवस्थित किया, गैर अनावश्यक खर्चों को कम किया और इंजीनियरिंग टीम को डेटा स्टोरेज तकनीक पर अधिक जोर देने का निर्देश दिया। इस पुनरुत्थान की प्रक्रिया में कंपनी ने अपना ध्यान पूरी तरह से स्टोरेज कंट्रोलर चिप्स की ओर मोड़ लिया। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में वेस्टर्न डिजिटल ने हार्ड डिस्क ड्राइव कंट्रोलर बोर्ड और चिप्स का विकास तेज कर दिया। कंपनी के इंजीनियरों ने ऐसे कंट्रोलर डिजाइन किए जो उस समय के पर्सनल कंप्यूटरों में तेज और विश्वसनीय डेटा स्टोरेज संभव बनाते थे। इन प्रयासों का सबसे बड़ा पुरस्कार 1983 में मिला, जब कंपनी ने आईबीएम के साथ, जो आईबीएम बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम, उसके साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट जीता कंपनी ने। ये अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट आईबीएम पीसी/80 मॉडल के लिए हार्ड डिस्क कंट्रोलर प्रोवाइड करने का था। आईबीएम उस समय पर्सनल कंप्यूटर बाजार का अग्रणी राजा था और उसके साथ जुड़ना वेस्टर्न डिजिटल कंपनी के लिए माइलस्टोन था, एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस अनुबंध ने कंपनी को न केवल तकनीकी मान्यता दिलाई, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और बाजार पहुंच भी प्रदान की। 1980 के दशक में कंपनी ने स्टोरेज इंटरफेस के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए। 1986 में वेस्टर्न डिजिटल ने एटी अटैचमेंट इंटरफेस का सह विकास किया, जो कॉम्पैक्ट और कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर तैयार किया गया था। एटीए इंटरफेस ने हार्ड डिस्क ड्राइव को सीधे मदरबोर्ड से जोड़ने की सुविधा प्रोवाइड की, जिससे अलग कंट्रोल कार्ड की जरूरत कम हो गई। ये इंटरफेस इतना सफल रहा कि ये आज भी पर्सनल कंप्यूटरों और लैपटॉप में उपयोग होने वाला प्रमुख स्टोरेज इंटरफेस है। इसी दौर में कंपनी ने SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस मतलब होता है, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कंट्रोलर चिप्स पर भी काम किया, जो हाई परफॉर्मेंस वाले सिस्टम के लिए उपयुक्त थे। पुनरुत्थान की इस यात्रा में कंपनी ने कई रणनीतिक अधिग्रहण भी किए, दूसरी कंपनियों को भी खरीदा, जो उसकी तकनीकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। 1986 में पैराडाइज सिस्टम का अधिग्रहण किया गया, जो ग्राफिक्स कार्ड्स बनाने में विशेषज्ञ थी। हालांकि बाद में ये गैर और व्यवसाय बेच दिया गया, लेकिन उस समय ये कंपनी को विविधता प्रदान करने में मददगार था। 1987 में फराडे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका अधिग्रहण हुआ, जो कोर लॉजिक चिपसेट बनाने वाली कंपनी थी। इसी वर्ष ADSI का अधिग्रहण SCSI कंट्रोलर चिप्स की तकनीक के लिए किया गया। इन अधिग्रहणों ने वेस्टर्न डिजिटल को इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत सर्किट डिजाइन में और मजबूती प्रदान की। कंपनी ने इस दौर में कई उल्लेखनीय उत्पाद लॉन्च किए। 1987 में WD37C65 नामक फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर चिप लॉन्च हुई, जो बाद में सुपर I/O चिप्स का आधार बनी। 1988 में WD42C22 कोड नेम वेनिला वाला पहला एकीकृत ATA हार्ड डिस्क कंट्रोलर चिप पेश किया गया। इसी वर्ष WD7000 फास्ट FASST नामक SCSI होस्ट एडाप्टर भी लॉन्च हुआ,
जो उच्च गति डेटा ट्रांसफर के लिए डिजाइन किया गया था। WD33C93 नामक सिंगल चिप SCSI इंटरफेस भी इसी दौर की देन था। ये सभी उत्पाद उस समय के पीसी निर्माताओं द्वारा व्यापक रूप से अपनाए गए और कंपनी की बाजार स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रोडक्ट्स ने मलेशिया का उत्पादन संयंत्र यानी फैक्ट्री इस पुनरुत्थान में एक प्रमुख सहायक रहा। इस संयंत्र ने कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले चिप्स का उत्पादन संभव बनाया, जिससे कंपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध करा सकी। चक मिल्सर का नेतृत्व कंपनी के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। जो आपने देखा, उन्होंने न केवल कंपनी को दिवालिया संकट से बाहर निकाला, बल्कि उसे डेटा स्टोरेज उद्योग में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया। 1980 के दशक के मध्य तक वेस्टर्न डिजिटल कंपनी स्टोरेज कंट्रोलर चिप्स और बोर्ड्स के क्षेत्र में अग्रणी बन चुकी थी। यह अध्याय हमें समझाता है कि किसी कंपनी की सच्ची ताकत संकट के समय में ही प्रकट होती है। वेस्टर्न डिजिटल ने सबसे कठिन दौर में भी इनोवेशन और रणनीतिक निर्णयों पर भरोसा रखा। आईबीएम के साथ कॉन्ट्रैक्ट ATA इंटरफेस का विकास और लक्षित अधिग्रहणों ने कंपनी को एक नई पहचान दी। अब कंपनी केवल सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली नहीं, बल्कि डेटा स्टोरेज समाधानों की प्रमुख प्रोवाइडर बन चुकी थी। ये पुनरुत्थान आगे के दशकों में कंपनी को विश्व स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाली आधारशिला साबित हुआ। अब दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर, डेटा स्टोरेज उद्योग में पूर्ण प्रवेश और हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माण। फिर से बोलता हूं चैप्टर का नाम, डेटा स्टोरेज उद्योग में पूर्ण प्रवेश कंपनी का, वेस्टर्न डिजिटल कंपनी का, और हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माण। तो 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में वेस्टर्न डिजिटल ने डेटा स्टोरेज उद्योग में अपना पूर्ण प्रवेश किया। कंपनी ने अब तक स्टोरेज कंट्रोलर चिप्स और बोर्ड्स बनाने में जो विशेषज्ञता हासिल की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए खुद हार्ड डिस्क ड्राइव के निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। यह निर्णय रणनीतिक था, स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर बाजार तेजी से बढ़ रहा था और हर नए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव की जरूरत पड़ रही थी। पहले कंपनी केवल कंट्रोलर प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब वह पूरी ड्राइव बनाने की क्षमता विकसित करना चाहती थी। इस दिशा में पहला कदम 1988 में उठाया गया, जब वेस्टर्न डिजिटल ने टेंडन कॉरपोरेशन की हार्ड डिस्क ड्राइव उत्पादन संपत्तियां अधिग्रहित की। टेंडन कॉरपोरेशन उस समय हार्ड डिस्क ड्राइव बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक थी, लेकिन बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही थी। वेस्टर्न डिजिटल ने उसके उत्पादन संयंत्र यानी फैक्ट्री, तकनीकी ज्ञान और डिजाइन संपत्तियों को अपने अधीन किया। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी ने अपनी पहली हार्ड डिस्क ड्राइव सीरीज लॉन्च की, जिसका कोड नेम सेंटोर था। ये ATA इंटरफेस वाली ड्राइव्स थी, जो IBM PC और उसके क्लोन कंप्यूटरों के लिए पूरी तरह अनुकूल थी। सेंटोर सीरीज की ड्राइव्स में उन्नत एडवांस कंट्रोलर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जो कंपनी पहले से ही विकसित कर चुकी थी। इन ड्राइव्स की विशेषज्ञता थी उनकी विश्वसनीयता और उस समय के मानकों के अनुसार अच्छी क्षमता, एफिशिएंसी। इससे पहले कंपनी ने विभिन्न इंटरफेस पर काम किया था। 1985 में वेस्टर्न डिजिटल ने पहला ESDI एनहांस्ड स्मॉल डिवाइस इंटरफेस कंट्रोलर बोर्ड विकसित किया था, जो ST506 इंटरफेस की तुलना में अधिक तेज और बड़ी क्षमता वाली ड्राइव्स को सपोर्ट करता था। ESDI ने पर्सनल कंप्यूटरों को अधिक स्टोरेज और तेज डेटा ट्रांसफर प्रोवाइड किया, लेकिन ATA इंटरफेस के आने के बाद कंपनी ने अपना पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि ये अधिक सरल, सस्ता और व्यापक रूप से स्वीकार्य था। 1986 में कॉम्पैक्ट और कंट्रोल डेटा के साथ मिलकर विकसित ATA स्टैंडर्ड ने उद्योग को एक नया दिशा निर्देश दिया और वेस्टर्न डिजिटल इसकी अग्रणी कंपनियों में से एक थी।
हार्ड डिस्क ड्राइव निर्माण में प्रवेश के लिए कंपनी ने कई अन्य छोटे बड़े अधिग्रहण भी किए। इनमें ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली पैराडाइज सिस्टम, कोर लॉजिक चिपसेट वाली फराडे इलेक्ट्रॉनिक्स और एससीएसआई कंट्रोलर विशेषज्ञ एडीएसआई शामिल थी। हालांकि बाद में कुछ गैर स्टोरेज व्यवसाय बेच दिए गए, लेकिन इन अधिग्रहणों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान ने हार्ड डिस्क ड्राइव डिजाइन को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। कंपनी ने WD-7000 सीरीज के SCSI होस्ट एडाप्टर भी पेश किए, जो उच्च हाई परफॉर्मेंस वाले वर्क स्टेशन और सर्वर सिस्टम्स के लिए उपयुक्त थे। 1980 के दशक के अंत तक वेस्टर्न डिजिटल ने खुद को OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हार्ड डिस्क ड्राइव सप्लायर के रूप में स्थापित कर लिया था। प्रमुख कंप्यूटर निर्माता जैसे IBM, कॉम्पैक, डेल और अन्य उसके ग्राहक बन गए। कंपनी की ड्राइव्स में एम्बेडेड सर्वो तकनीक का उपयोग शुरू हुआ, जो डेटा ट्रैक्स को अधिक सटीकता से पढ़ने लिखने में मदद करती थी। दोस्तों, इसी दौर में कंपनी ने नेटवर्किंग उत्पाद जैसे WD-8003 एथरनेट कार्ड भी विकसित किए, लेकिन मुख्य फोकस स्टोरेज पर ही रहा। कैथरीन ब्राउन के नेतृत्व में पर्सनल स्टोरेज डिवीजन ने OEM ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। कंपनी ने IBM जैसे बड़े ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार कस्टम ड्राइव्स डिजाइन की। मलेशिया का उत्पादन संयंत्र इस विस्तार में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वहां से कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव था। संयंत्र में हार्ड डिस्क ड्राइव असेंबली के लिए क्लीन रूम सुविधाएं विकसित की गई, जो उस समय की उन्नत या एडवांस आवश्यकताओं को पूरा करती थी। टेंडन अधिग्रहण के बाद कंपनी ने तेजी से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। सेंटोर ड्राइव्स की सफलता ने साबित किया कि वेस्टर्न डिजिटल केवल कंट्रोलर नहीं, बल्कि पूरी ड्राइव बनाने में भी सक्षम है। इन ड्राइव्स में कंपनी के अपने कंट्रोलर चिप्स का उपयोग हुआ, जिससे प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता यानी ट्रस्ट दोनों में लाभ मिला। ये दौर कंपनी के लिए परिवर्तन का दौर था, जहां वह एक चिप निर्माता से पूर्ण स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रही थी। दोस्तों, ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे वेस्टर्न डिजिटल ने रणनीतिक अधिग्रहणों, तकनीकी नवाचारों और बाजार की समझ के बल पर डेटा स्टोरेज उद्योग में गहरी पैठ बनाई। ATA इंटरफेस का नेतृत्व, टेंडन संपत्तियों का अधिग्रहण और पहली स्वयं की हार्ड डिस्क ड्राइव का लॉन्च, ये सभी कदम कंपनी को आगे के दशकों में विश्व के प्रमुख हार्ड डिस्क निर्माताओं में से एक बनाने की आधारशिला बने। अब कंपनी केवल पार्ट्स नहीं, बल्कि पूरा स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की स्थिति में थी, जो उसकी सफलता की कहानी का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय था। अब दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर, 1980 के दशक में विस्तार और बाजार नेतृत्व की स्थापना। क्या बोला मैंने? 5वां चैप्टर है 1980 के दशक में विस्तार और बाजार नेतृत्व की स्थापना। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में वेस्टर्न डिजिटल ने अपने विस्तार की गति को और तेज कर दिया। कंपनी ने ATA और SCSI इंटरफेस में अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाते हुए स्टोरेज, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों क्षेत्रों में नेतृत्व कायम करना शुरू किया। टेंडन कॉरपोरेशन की संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया था। मलेशिया का संयंत्र अब पूरी तरह से हार्ड डिस्क ड्राइव असेंबली और कंट्रोलर चिप्स के निर्माण में लगा हुआ था। संयंत्र में क्लीन रूम सुविधाएं और उन्नत यानी एडवांस टेस्टिंग उपकरण स्थापित किए गए थे, जो उस समय की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में से थे। इस संयंत्र ने कंपनी को एशिया में मजबूत उत्पादन आधार प्रदान किया और वैश्विक सप्लाई चेन को अधिक कुशल बनाया। इस दौर में कंपनी ने विभिन्न प्रकार के स्टोरेज उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला विकसित की।
ATA आधारित हार्ड डिस्क ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर बाजार के लिए प्रमुख उत्पाद बने, जबकि SCSI आधारित ड्राइव और कंट्रोलर हाई परफॉर्मेंस वाले वर्क स्टेशन और सर्वर सिस्टम्स के लिए उपयोगी हुए। कंपनी ने WD8003 सीरीज के ईथरनेट कार्ड्स भी पेश किए, जो नेटवर्किंग क्षेत्र में उसकी उपस्थिति दर्शाते थे। हालांकि मुख्य ध्यान स्टोरेज पर ही रहा। स्टोरेज कंट्रोलर चिप्स जैसे WD33C93 और WD37C65 ने बाजार में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त की। इन चिप्स की विशेषता थी कि उनकी एकीकृत डिजाइन, जो अलग अलग कंपोनेंट्स की जरूरतों को कम करती थी और सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाती थी। कंपनी के पर्सनल स्टोरेज डिवीजन का नेतृत्व कैथरीन ब्राउन कर रही थी, जिन्होंने OEM ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। IBM, कॉम्पैक, डेल और अन्य प्रमुख पीसी निर्माता कंपनियां वेस्टर्न डिजिटल की ड्राइव और कंट्रोलर को अपने सिस्टम में शामिल करने लगी। कंपनी ने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम डिजाइन भी प्रदान किए, जिससे उसकी बाजार पहुंच और मजबूत हुई। इस दौर में कंपनी की अधिक से ज्यादा तकनीकी नवाचार स्टोरेज से रिलेटेड थे। एम्बेडेड सर्वो तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू हुआ, जो हार्ड डिस्क पर डेटा ट्रैक्स को अधिक सटीकता से नियंत्रित करती थी। इसी तकनीक ने ड्राइव्स की क्षमता और विश्वसनीयता दोनों को बढ़ाया। 1980 के दशक के अंत तक वेस्टर्न डिजिटल ने खुद को स्टोरेज उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया था। कंपनी ने न केवल ATA इंटरफेस के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि SCSI तकनीक में भी इनोवेशन किए। WD42C22 जैसे एकीकृत कंट्रोलर चिप्स ने उद्योग को एक नया मानक प्रदान किया। कंपनी के इंजीनियरिंग टीम ने लगातार नए डिजाइन विकसित किए, जो बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप थे। जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली और सस्ते होते गए, स्टोरेज की डिमांड भी बढ़ती गई और वेस्टर्न डिजिटल इस डिमांड को पूरा करने में लीडरशिप पोजीशन में थी। मलेशिया संयंत्र का विस्तार इस विकास में निर्णायक रहा। संयंत्र में हजारों कर्मचारी कार्यरत थे और वहां से उत्पादित ड्राइव और चिप्स विश्व भर में निर्यात किए जाते थे। कंपनी ने उत्पाद प्रक्रिया को और कुशल बनाने के लिए ऑटोमेशन तकनीकों को अपनाना शुरू किया। क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव्स में किसी भी छोटी त्रुटि से डेटा हानि का खतरा रहता था। कंपनी ने विश्वसनीयता परीक्षण के लिए एडवांस लेबोरेटरीज स्थापित की, जहां ड्राइव्स को विभिन्न परिस्थितियों में परखा जाता था। इस दौर में कंपनी ने कुछ गैर व्यवसायों से भी बाहर निकलने की रणनीति अपनाई। पैराडाइज सिस्टम्स के ग्राफिक कार्ड बिजनेस को बाद में बेच दिया गया, ताकि पूरा ध्यान स्टोरेज पर केंद्रित रहे। इसी तरह नेटवर्किंग उत्पादों को भी सीमित रखा गया। ये रणनीति कंपनी को अपने मुख्य क्षेत्र में अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुई। चक मिल्सर और बाद के नेतृत्व ने इस फोकस को बनाए रखा, जिससे कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञता और गहराती गई। 1980 के दशक का ये विस्तार वेस्टर्न डिजिटल के लिए एक स्वर्णिम समय साबित हुआ। कंपनी ने सेमीकंडक्टर से स्टोरेज की ओर अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और बाजार में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। प्रमुख पीसी निर्माताओं के साथ पार्टनरशिप, एडवांस उत्पाद श्रृंखला और वैश्विक उत्पादन आधार, ये सभी फैक्टर्स कंपनी को 1990 के दशक में और बड़ी सफलताओं के लिए तैयार कर रहे थे। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि कैसे एक कंपनी बाजार की जरूरतों को समझकर और अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके तेजी से विकास कर सकती है। वेस्टर्न डिजिटल ने यही करके खुद को डेटा स्टोरेज उद्योग के अग्रणी खिलाड़ियों में शामिल कर लिया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, छठा चैप्टर। 1990 के दशक में हार्ड डिस्क ड्राइव उत्पादन
और पोर्टफोलियो का केंद्रीकरण। 1990 के दशक में हार्ड डिस्क ड्राइव उत्पादन करना और पोर्टफोलियो का यानी प्रोडक्ट की जो लिस्ट है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, तो उसका केंद्रीकरण, ये है छठा चैप्टर। तो 1990 के दशक की शुरुआत में वेस्टर्न डिजिटल ने अपना पूरा ध्यान हार्ड डिस्क ड्राइव उत्पादन पर केंद्रित कर दिया। कंपनी ने केवीआर नामक अपनी प्रमुख हार्ड डिस्क ड्राइव सीरीज लॉन्च की, जो उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थी। केवीआर ड्राइव्स में एम्बेडेड सर्वो तकनीक का व्यापक उपयोग किया गया था, जो रीड राइट हेड्स को डेटा ट्रैक्स पर अत्यंत सटीकता से रखती थी। इसके साथ ही इन ड्राइव्स में कंप्यूटरीकृत डायग्नोस्टिक्स सिस्टम शामिल था, जो स्वयं ड्राइव की स्थिति की जांच कर सकता था और किसी समस्या की पूर्व चेतावनी दे सकता था। ये विशेषताएं केवीआर सीरीज को बाजार में बहुत विश्वसनीय और लोकप्रिय बनाती थी। 1991 में केवीआर ड्राइव्स को पर्सनल कंप्यूटर उद्योग के प्रमुख ATA और SCSI इंटरफेस मानकों के अनुरूप बनाया गया था। ये ड्राइव्स IBM PC क्लोन्स और अन्य प्रमुख निर्माताओं के सिस्टम्स में आसानी से फिट हो जाती थी। कंपनी ने विभिन्न क्षमताओं वाली ड्राइव्स पेश की, जो उस समय के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती थी। केवीआर सीरीज की सफलता ने वेस्टर्न डिजिटल को हार्ड डिस्क ड्राइव बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया। प्रमुख OEM ग्राहक जैसे IBM, कॉम्पैक और डेल, जिन्होंने इन ड्राइव्स को बड़े पैमाने पर अपनाया। इस दौर में कंपनी ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिया, गैर कोर व्यवसायों से बाहर निकलना, ये उन्होंने निर्णय लिया। अब वेस्टर्न डिजिटल ने उन सभी उत्पाद श्रृंखलाओं को बेच दिया जो उसके मुख्य स्टोरेज व्यवसाय से सीधे जुड़े नहीं थे। 1990 के दशक की शुरुआत में पैराडाइज सिस्टम्स के ग्राफिक्स कार्ड बिजनेस को फिलिप्स सेमीकंडक्टर को बेच दिया गया। नेटवर्किंग उत्पाद जैसे ईथरनेट कार्ड्स SMC नेटवर्क्स को बेचे गए। SCSI चिप बिजनेस फ्यूचर डोमेन कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित किया गया। फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर और अन्य गैर स्टोरेज चिप्स से भी कंपनी ने हाथ खींच लिया। इन सभी कदमों का उद्देश्य था कि कंपनी का सारा संसाधन, इंजीनियरिंग और उत्पादन केवल हार्ड डिस्क ड्राइव पर केंद्रित हो जाए। ये केंद्रीकरण आगे चलकर कंपनी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी ने मलेशिया में अपनी मौजूदा फैक्ट्री का बड़े पैमाने पर विस्तार किया। 1994 में मलेशिया संयंत्र में पूर्ण हार्ड डिस्क ड्राइव उत्पादन शुरू हुआ। इस संयंत्र में क्लीन रूम, हेड असेंबली लाइनें, मीडिया टेस्टिंग और फाइनल असेंबली की सभी सुविधाएं थी। संयंत्र में यानी फैक्ट्री में उस समय लगभग 13,000 कर्मचारी कार्यरत थे, जो विभिन्न शिफ्ट में उत्पादन करते थे। मलेशिया की लोकेशन कंपनी को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन करने की सुविधा देती थी। संयंत्र से यानी फैक्ट्री से उत्पादित ड्राइव विश्व भर के बाजारों में निर्यात की जाती थी। इस उत्पादन आधार ने कंपनी को तेजी से बढ़ती डिमांड को पूरा करने में सक्षम बनाया। केवीआर सीरीज की ड्राइव्स में लगातार सुधार किए जाते रहे। कंपनी ने PRML यानी पार्टिकल रिस्पॉन्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड रीड चैनल PRML रीड चैनल तकनीक को अपनाना शुरू किया, जो डेटा को अधिक घनत्व में स्टोर करने की अनुमति देती थी। इससे ड्राइव्स की क्षमता बढ़ी और प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। इसी दौर में कंपनी ने थिन फिल्म हेड्स और मेटल इन गैप हेड से आगे बढ़कर मिग हेड्स का उपयोग शुरू किया। ये हेड्स अधिक संवेदनशील थे और कमजोर सिग्नल को भी पढ़ सकते थे, जिससे स्टोरेज डेंसिटी में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। 1990 के दशक के मध्य तक वेस्टर्न डिजिटल पूरी तरह से दोस्तों खाना खाने के बाद यही हालत होती है। अब
1990 के दशक के मध्य तक वेस्टर्न डिजिटल पूरी तरह से एक हार्ड डिस्क ड्राइव कंपनी बन चुकी थी। उसके सभी उत्पाद, अनुसंधान और उत्पादन केवल इस क्षेत्र पर केंद्रित थे। ये फोकस कंपनी को तकनीकी नवाचारों में तेजी लाने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर रहा था। केवीआर ड्राइव्स की बिक्री ने कंपनी का ओईएम और रिटेल दोनों बाजारों में मजबूत उपस्थिति प्रदान की। रिटेल मार्केट में भी कंपनी ने अपनी ड्राइव्स को अलग अलग ब्रांडिंग के साथ पेश करना शुरू किया। मलेशिया संयंत्र का विस्तार और गैर कोर व्यवसायों से बाहर निकलना, ये दोनों निर्णय कंपनी के लिए दूरदर्शी साबित हुए। इससे कंपनी ने अपने संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग किया और हार्ड डिस्क ड्राइव उद्योग में एक प्रमुख निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे एक कंपनी ने अपने मुख्य क्षेत्र पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करके बाजार में मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकती है कोई कंपनी। वेस्टर्न डिजिटल ने यही करके 1990 के दशक में अपनी नींव को और मजबूत किया, जो आगे के वर्षों में बड़ी चुनौतियों और सफलताओं दोनों का आधार बना। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अध्याय 7, 1990 के दशक की चुनौतियां, बाजार में पिछड़ना और पुनरुत्थान। ये है 7वां चैप्टर। तो 1990 के दशक के मध्य में वेस्टर्न डिजिटल को हार्ड डिस्क ड्राइव बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। क्वांटम, सीगेट, मायक्टर जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही थी और नई तकनीकों में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। 1995 के आसपास वेस्टर्न डिजिटल कंपनी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ गई। कंपनी ने पोर्टफोलियो नाम की एक नई ड्राइव सीरीज लॉन्च की, जो हाई परफॉर्मेंस वाली थी, लेकिन बाजार में ये अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। इसी तरह SDX इंटरफेस नामक एक नया हाई स्पीड इंटरफेस विकसित किया गया, जो SCSI और ATA दोनों का मिश्रण था, लेकिन ये भी उद्योग द्वारा व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया। इन दोनों प्रोडक्ट की असफलता ने कंपनी की बाजार स्थिति को कमजोर किया। साथ ही गुणवत्ता संबंधित कुछ समस्याएं भी सामने आई। केवीआर सीरीज की कुछ ड्राइव्स में विश्वसनीयता के मुद्दे रिपोर्ट हुए, जिससे ग्राहकों का विश्वास डगमगाया। ओईएम भागीदारों और रिटेल उपभोक्ताओं दोनों ने इन समस्याओं की शिकायत की। परिणाम स्वरूप कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और उद्योग में उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ा। ये दौर वेस्टर्न डिजिटल के लिए एक बड़ा परीक्षण था, जहां वह तकनीकी नवाचार तो कर रही थी, लेकिन बाजार की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। प्रतिस्पर्धी कंपनियां एमआर हेड्स को तेजी से अपनाकर अधिक क्षमता वाली ड्राइव्स ला रही थी, जबकि वेस्टर्न डिजिटल कंपनी का संक्रमण धीमा था। इन चुनौतियों से उबरने के लिए कंपनी ने 1998 में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की। वेस्टर्न डिजिटल ने आईबीएम के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया, जिसमें आईबीएम ने अपनी एडवांस जीएमआर जायंट मैग्नेटोरिसिव जीएमआर हेड टेक्नोलॉजी और संबंधित उत्पाद प्रक्रियाओं तक पहुंच प्रदान की। जीएमआर हेड्स का उस समय की सबसे उन्नत यानी एडवांस रीड राइट तकनीक थी, जो बहुत कमजोर चुंबकीय सिग्नल को पढ़ सकती थी। इससे डेटा स्टोरेज घनत्व में कई गुना वृद्धि संभव हुई। आईबीएम के साथ ये पार्टनरशिप कंपनी के लिए जीवनदायिनी साबित हुई, क्योंकि इससे उसे नवीनतम हेड तकनीक मिली और उत्पादन में भी सहायता प्राप्त हुई। 1999 में कंपनी ने एक्सपर्ट नामक एक नई हार्ड डिस्क ड्राइव सीरीज लॉन्च की, जो जीएमआर हेड्स पर आधारित थी। एक्सपर्ट सीरीज की ड्राइव्स में उच्च क्षमता, बेहतर परफॉर्मेंस और बढ़ी हुई विश्वसनीयता थी। इन ड्राइव को बाजार में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी बाजार में, और जल्दी ही ये ओईएम और रिटेल दोनों बाजारों में लोकप्रिय हो गई। एक्सपर्ट सीरीज की सफलता ने कंपनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया और बाजार हिस्सेदारी में सुधार शुरू हुआ।
ग्राहक एक बार फिर वेस्टर्न डिजिटल की ड्राइव्स पर भरोसा करने लगे। हालांकि 2000 की शुरुआत में एक और झटका लगा। एक्सपर्ट सीरीज की कुछ ड्राइव्स में उपयोग किए गए मोटर ड्राइवर चिप में एक तकनीकी कमी पाई गई, जिससे ड्राइव्स अचानक बंद हो सकती थी। कंपनी ने तुरंत बड़े पैमाने पर रिकॉल अभियान चलाया, यानी अपने प्रोडक्ट को वापस बुलाया और प्रभावित ड्राइव्स को बदल दिया। इस घटना से आईबीएम के साथ संबंधों पर भी असर पड़ा और साझेदारी समाप्त हो गई। लेकिन कंपनी ने इस संकट से भी सीख लिया और अपनी गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस को और सख्त बनाया। जीएमआर तकनीक के अपनाने से कंपनी ने तेजी से क्षमता वृद्धि की दौड़ में वापसी की। जहां पहले वह पिछड़ी रही थी, अब वह फिर से अग्रणी पंक्ति में शामिल हो गई। कंपनी ने फ्लूइड डायनेमिक बेयरिंग एफडीबी मोटर्स को भी व्यापक रूप से अपनाया, जो ड्राइव से अधिक शांत और विश्वसनीय बनाते थे। मलेशिया संयंत्र में उत्पादन लाइनें जीएमआर हेड्स और नई मीडिया तकनीकों के अनुरूप अपग्रेड की गई। अब ये अध्याय दोस्तों हमें सिखाता है, समझाता है कि तकनीकी उद्योग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में पिछड़ना और फिर वापसी करना दोनों सामान्य है। वेस्टर्न डिजिटल ने असफल उत्पादों और गुणवत्ता मुद्दों का सामना किया, लेकिन सही समय पर आईबीएम के साथ साझेदारी और एक्सपर्ट सीरीज का लॉन्च करके उसने अपनी स्थिति मजबूत की और वापसी की। चुनौतियां कंपनी को कमजोर नहीं करती, बल्कि और मजबूत बनाती है। यही इस दौर की सबसे बड़ी शिक्षा थी। 1990 के दशक के अंत तक वेस्टर्न डिजिटल एक बार फिर हार्ड डिस्क ड्राइव बाजार में एक सम्मानित और प्रतिस्पर्धी नाम बन चुकी थी, जो 2000 के दशक की नई तकनीक क्रांति के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 8वां चैप्टर, साझेदारियां, अधिग्रहण और 2000 के दशक की शुरुआत में विविधीकरण। तो 2000 के दशक में वेस्टर्न डिजिटल ने अपनी तकनीकी क्षमता को और मजबूत करने के लिए अधिग्रहणों और साझेदारियों की रणनीति अपनाई। कंपनी का मुख्य उद्देश्य हार्ड डिस्क ड्राइव की क्षमता को तेजी से बढ़ाना और नई स्टोरेज तकनीकों में प्रवेश करना था। इस दिशा में पहला बड़ा कदम 2001 में उठाया गया, जब कंपनी ने अपनी ड्राइव्स में पहला बड़ा कदम 2001 में उठाया गया जब कंपनी ने अपनी ड्राइव्स में 8 MIB कैश बफर का उपयोग शुरू किया। उस समय तक अधिकांश ड्राइव्स में 2 MIB बफर होता था, लेकिन 8 MIB बफर ने डेटा ट्रांसफर गति और परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय सुधार किया। ये बदलाव केवीआर और एक्सपर्ट सीरीज की नई पीढ़ी में लागू हुआ और ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया। 2003 में कंपनी ने एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण किया। रीड राइट कॉरपोरेशन की चुनी हुई कंपनियां। रीड राइट एक प्रमुख मैग्नेटिक रीड राइट हेड डेवलपर कंपनी थी, जो उन्नत यानी एडवांस हेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। इस अधिग्रहण से वेस्टर्न डिजिटल को हेड डिजाइन और निर्माण में स्वतंत्रता मिली। पहले कंपनी आईबीएम और अन्य सप्लायर्स पर निर्भर थी, लेकिन अब वह खुद नवीनतम हेड्स विकसित और उत्पादित कर सकती थी। ये कदम कंपनी को तकनीकी रूप से अधिक स्वायत्त बनाता था और लंबे समय में लागत तथा इनोवेशन दोनों में लाभ प्रोवाइड करता था। इसी दौर में कंपनी ने फ्लैश मेमोरी क्षेत्र में भी कदम रखना शुरू किया। 2000 के दशक की शुरुआत में सैन डिस्क के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की गई, जो NAND यानी नंद फ्लैश मेमोरी के क्षेत्र में अग्रणी थी। इस साझेदारी का उद्देश्य हाइब्रिड स्टोरेज सॉल्यूशन और भविष्य में सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD विकसित करना था। हालांकि शुरुआत में ये सहयोग सीमित था, लेकिन ये आगे चलकर कंपनी के SSD बाजार में प्रवेश का आधार बना। 2000 के दशक के मध्य में कंपनी ने कई अन्य अधिग्रहण किए, जो उसके पोर्टफोलियो को विविध बनाते थे। 2007 में कोमाग इंक का अधिग्रहण किया गया, जो मैग्नेटिक मीडिया
प्लेटर्स बनाने वाली प्रमुख कंपनी थी। कोमाग के अधिग्रहण से वेस्टर्न डिजिटल को मीडिया उत्पादन में भी स्वतंत्रता मिली। अब कंपनी हेड्स और मीडिया दोनों खुद बना सकती थी, जो हार्ड डिस्क ड्राइव की मुख्य कंपोनेंट्स थे। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन कंपनी को आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन पर अधिक नियंत्रण और बेहतर गुणवत्ता प्रोवाइड करता था। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक अधिग्रहण 2012 में हुआ, जब वेस्टर्न डिजिटल ने हिताची ग्लोबल स्टोरेज टेक्नोलॉजी को अधिग्रहित किया। HGST यानी हिताची ग्लोबल स्टोरेज टेक्नोलॉजीज उस हिताची की हार्ड डिस्क ड्राइव इकाई थी और उस समय दुनिया की प्रमुख HDD निर्माता कंपनियों में से एक थी। इस अधिग्रहण के बाद वेस्टर्न डिजिटल पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव बाजार में सबसे बड़ा निर्माता बन गया। HGST की तकनीकें जैसे हेलियम फील्ड ड्राइव और एडवांस मीडिया को अपनाने से कंपनी को बड़ी क्षमता वाली ड्राइव बनाने में लाभ मिला। हालांकि नियामक यानी रेगुलेटरी फैक्टर कारणों से कुछ समय तक दोनों ब्रांड्स अलग अलग चलाए गए, लेकिन धीरे धीरे इंटीग्रेशन पूरा हुआ। 2016 में कंपनी ने एक और क्रांतिकारी अधिग्रहण किया, सैनडिस्क कॉरपोरेशन। सैनडिस्क दुनिया की प्रमुख नंद फ्लैश मेमोरी निर्माता थी और SSD तथा अन्य फ्लैश उत्पादों में अग्रणी थी। इस अधिग्रहण से वेस्टर्न डिजिटल पूरी तरह से फ्लैश स्टोरेज बाजार में प्रवेश कर गई। अब कंपनी HDD और SSD दोनों क्षेत्रों में मजबूत खिलाड़ी थी। सैनडिस्क के साथ संयुक्त उद्यम पहले से चल रहा था, लेकिन पूर्ण अधिग्रहण ने नंद उत्पादन और अनुसंधान पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। इन साझेदारियों और अधिग्रहणों के बीच कंपनी ने अपनी उत्पाद श्रृंखला को भी विविध बनाया। 2003 में WD रैप्टर सीरीज लॉन्च हुई, जो 10,000 RPM स्पिंडल स्पीड वाली SATA ड्राइव थी। ये एंटरप्राइज और हाई परफॉर्मेंस डेस्कटॉप के लिए डिजाइन की गई थी। 2006 में माई बुक एक्सटर्नल ड्राइव्स की श्रृंखला शुरू हुई, जो उपभोक्ताओं के लिए आसान बैकअप सॉल्यूशंस प्रदान करती थी। 2008 में वेलोसिरैप्टर सीरीज आई, जो और भी तेज प्रदर्शन परफॉर्मेंस वाली थी। अब दोस्तों, कोमाग अधिग्रहण के बाद कंपनी ने परपेडिकुलर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग यानी PMR तकनीक को पूरी तरह अपनाया, जिससे प्लेटर्स पर डेटा घनत्व कई गुना बढ़ गया। इसी दौर में ग्रीन पावर यानी GP रेंज लॉन्च हुई, जो ऊर्जा कुशल ड्राइव थी और पर्यावरण अनुकूल थी। यह अध्याय दोस्तों सिखाता है कि कैसे वेस्टर्न डिजिटल ने अधिग्रहणों और साझेदारियों के माध्यम से खुद को एक पूर्ण स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाया। रीड राइट, कोमाग, HGST और सैनडिस्क जैसे अधिग्रहणों ने कंपनी को HDD से SSD तक के पूरे स्पेक्ट्रम में मजबूत स्थिति प्रदान की। ये रणनीतिक कदम कंपनी को डेटा स्टोरेज उद्योग की बदलती जरूरतों, क्लाउड, एंटरप्राइज और उपभोक्ता सभी के लिए तैयार करते थे। 2000 के दशक में किया गया ये विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन आगे के दशकों में कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बना। अब दोस्तों शुरू करते हैं नौवां चैप्टर। 2000 के दशक में तेज विकास और नई उत्पाद श्रृंखलाओं का उदय, ये है नौवां चैप्टर। तो 2000 के दशक में वेस्टर्न डिजिटल ने हार्ड डिस्क ड्राइव तकनीक में तेजी से विकास किया और अपनी उत्पाद श्रृंखला को विविध तथा नवीन बनाया। इस दौर की शुरुआत 2003 में WD रैप्टर सीरीज के लॉन्च से हुई। रैप्टर दुनिया की पहली 10,000 RPM स्पिंडल स्पीड वाली SATA हार्ड डिस्क ड्राइव थी। उस समय तक अधिकांश डेस्कटॉप ड्राइव 7,200 RPM पर चलती थी, जबकि एंटरप्राइज SCSI ड्राइव 10,000 या 15,000 RPM पर। रैप्टर ने उच्च परफॉर्मेंस की जरूरत वाले डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन और गेमिंग यूजर्स को एक किफायती SATA विकल्प प्रदान किया। इस सीरीज की ड्राइव में फ्लूइड डायनामिक बेयरिंग मोटर्स का उपयोग हुआ,
जो शोर कम करती थी और विश्वसनीयता बढ़ाती थी। रैप्टर ने बाजार में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की और कंपनी को हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट में मजबूत स्थिति दिलाई। 2004 में कंपनी ने अपना लोगो को नया डिजाइन किया जो अधिक आधुनिक और सरल था। नया लोगो नीले और सफेद रंग का था और कंपनी की ब्रांडिंग को ताजा रूप दिया इस लोगो ने। इस दौर में कंपनी ने उपभोक्ता बाजार पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। 2006 में माई बुक नामक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव श्रृंखला लॉन्च की गई। माई बुक सीरीज यूएसबी या फायरवायर इंटरफेस वाली एक्सटर्नल ड्राइव्स थी जो आसान बैकअप और अतिरिक्त स्टोरेज के लिए डिजाइन की गई थी। इन ड्राइव्स में ऑटोमेटिक बैकअप सॉफ्टवेयर शामिल था और डिजाइन बहुत आकर्षक था। माई बुक ने रिटेल मार्केट में कंपनी की उपस्थिति को बहुत मजबूत किया और आम उपभोक्ताओं तक वेस्टर्न डिजिटल का नाम पहुंचाया। 2007 में कोमाग अधिग्रहण के बाद कंपनी ने परपेडिकुलर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग तकनीक को पूरी तरह अपनाया। पीएमआर यानी परपेडिकुलर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग पीएमआर डेटा बिट्स को प्लेटर पर लंबवत खड़ा करके स्टोर करने की अनुमति दी, जिससे स्टोरेज घनत्व में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। इसी वर्ष कंपनी ने ग्रीन पावर यानी जीपी रेंज लॉन्च की जो ऊर्जा कुशल ड्राइव्स थी। इन ड्राइव्स में वेरिएबल आरपीएम तकनीक और इंटेलीपावर फीचर्स थे जो जरूरत के अनुसार स्पीड कम करके बिजली बचाती थी। जीपी ड्राइव्स पर्यावरण अनुकूल थी और होम मीडिया सेंटर्स तथा एनएएस डिवाइसेज के लिए लोकप्रिय हुई। 2008 में कंपनी ने वेलोसिरैप्टर सीरीज पेश की जो रैप्टर की उत्तराधिकारी थी। वेलोसिरैप्टर में 2.5 इंच प्लेटर्स का उपयोग किया गया था लेकिन इन्हें 3.5 इंच फ्रेम में रखा गया था ताकि बेहतर कूलिंग हो सके। इससे ड्राइव अधिक तेज और विश्वसनीय बनी। वेलोसिरैप्टर उस समय की सबसे तेज SATA ड्राइव्स में से एक थी और एंटरप्राइज तथा हाई एंड डेस्कटॉप दोनों में उपयोग हुई। अब 2009 में वेस्टर्न डिजिटल ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला, दुनिया की पहली 2 टेराबाइट इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव लॉन्च की जो कैवियर ग्रीन सीरीज में थी। ये ड्राइव पीएमआर और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके इतनी बड़ी क्षमता प्राप्त करने में सफल हुई। दूसरा, कंपनी ने सिलिकॉन सिस्टम नामक कंपनी का अधिग्रहण करके सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी बाजार में औपचारिक प्रवेश किया। सिलिकॉन सिस्टम एम्बेडेड एसएसडी बनाने में विशेषज्ञ थी। इसी वर्ष कंपनी ने अपना पहला 1 टेराबाइट 2.5 इंच मोबाइल हार्ड डिस्क ड्राइव शिप किया जो लैपटॉप के लिए था। इस दौर में कंपनी ने कलर कोडेड उत्पाद श्रृंखला शुरू की जो विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग रंगों से पहचानी जाती थी। उदाहरण के लिए ब्लू सामान्य उपयोग के लिए, ग्रीन ऊर्जा कुशल, ब्लैक हाई परफॉर्मेंस और रेड एनएएस के लिए। ये रंग कोडिंग उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद चुनना आसान बनाती थी। माई पासपोर्ट नामक पोर्टेबल एक्सटर्नल ड्राइव भी इसी दौर में लोकप्रिय हुई जो छोटी और यूएसबी पावर्ड थी। कोमाग और रीड राइट अधिग्रहणों के बाद कंपनी मीडिया और हेड्स दोनों में आत्मनिर्भर हो गई थी। इससे वह तेजी से नई पीढ़ी की ड्राइव्स ला सकती थी। मलेशिया और थाईलैंड के संयंत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई ताकि बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। कंपनी ने डेटा सेंटर और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स के लिए विशेष एंटरप्राइज ड्राइव्स भी विकसित की। ये अध्याय दोस्तों दर्शाता है कि 2000 के दशक में वेस्टर्न डिजिटल ने न केवल तकनीकी नवाचार किए बल्कि उपभोक्ता और एंटरप्राइज दोनों बाजारों में अपनी मजबूत पहुंच बढ़ाई। रैप्टर, माईबुक, वेलोसिरैप्टर, 2TB ड्राइव और एसएसडी प्रवेश जैसे कदमों ने कंपनी को एक पूर्ण स्टोरेज समाधान प्रोवाइडर बना दिया। ऊर्जा दक्षता, उच्च क्षमता और विभिन्न उपयोगों के लिए विशेष उत्पाद
ये सभी विशेषताएं कंपनी को बाजार में अलग पहचान देती थी। ये विकास आगे आगे के दशक में एसएसडी और क्लाउड युग की चुनौतियों के लिए कंपनी को पूरी तरह तैयार कर रहा था। अब दोस्तों शुरू करते हैं 10वां चैप्टर एसएसडी एसएसडी युग में प्रवेश और नई स्टोरेज तकनीकों का विकास। ये है 10वां चैप्टर। कुल 12 चैप्टर की बुक है। तो दोस्तों 10वां चैप्टर शुरू करते हैं। तो 2010 के दशक में वेस्टर्न डिजिटल ने सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी को अपनी मुख्य रणनीति का हिस्सा बनाया और पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ साथ फ्लैश आधारित स्टोरेज पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। सैनडिस्क अधिग्रहण की तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन उससे पहले भी कंपनी ने एसएसडी बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत की। 2009 में सिलिकॉन सिस्टम अधिग्रहण के बाद कंपनी ने WD सिलिकॉन एज और WD सिलिकॉन ड्राइव ब्रांड्स के तहत एम्बेडेड और इंडस्ट्रियल एसएसडी लॉन्च किए। ये एसएसडी उच्च विश्वसनीयता वाले एप्लीकेशंस जैसे मेडिकल डिवाइसेज, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए थे। 2010 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने उपभोक्ता एसएसडी बाजार में भी प्रवेश किया। WD ब्लू और WD ग्रीन एसएसडी सीरीज लॉन्च हुई जो SATA इंटरफेस पर आधारित थी। ये ड्राइव्स पारंपरिक HDD की तुलना में बहुत तेज बूट टाइम और एप्लीकेशन लोडिंग प्रोवाइड करती थी। 2014 में कंपनी ने WD पर्पल सीरीज शुरू की जो विशेष रूप से वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए डिजाइन की गई थी। पर्पल ड्राइव्स 24/7 ऑपरेशन और मल्टीपल कैमरा स्ट्रीम को हैंडल करने में सक्षम थी। ये सर्विलांस इंडस्ट्री में बहुत लोकप्रिय हुई और कंपनी को एक नया बाजार सेगमेंट प्रदान किया। 2015-16 में HGST अब वेस्टर्न डिजिटल का हिस्सा हिताची थी, जो उन्होंने खरीदी थी वो वेस्टर्न डिजिटल का एक हिस्सा जिसने एलियम फील्ड हार्ड डिस्क ड्राइव उसको कमर्शियल स्तर पर लॉन्च किया। एलियम से भरी ड्राइव्स में एयर की तुलना में कम घर्षण होता है, जिससे अधिक प्लेटर्स फिट किए जा सकते हैं और बिजली खपत कम होती है। 2017 में कंपनी ने दुनिया की पहली 14 टेराबाइट एलियम फील्ड HDD शिप की, जो एंटरप्राइज डेटा सेंटर्स के लिए थी। एलियम तकनीक ने बड़े क्षमता वाली ड्राइव को व्यावहारिक बनाया और क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की मांग पूरी की। सैनडिस्क अधिग्रहण के बाद 2016 से कंपनी ने नंद फ्लैश उत्पादन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त किया। सैनडिस्क और तोशिबा अब कियोक्सिया उसके साथ संयुक्त उद्यम नंद कैसिलिटीज कंपनी को विश्व प्रमुख फ्लैश निर्माताओं में शामिल करता था। इस क्षमता का उपयोग करके कंपनी ने हाई परफॉर्मेंस वाली NVMe SSD लॉन्च की। WD ब्लैक SN750 और बाद में SN850 सीरीज PCIe Gen 3 और Gen 4 इंटरफेस पर आधारित थी। 2020 में WD ब्लैक SN850 1 टेराबाइट SSD लॉन्च हुई, जो उस समय की सबसे तेज उपभोक्ता SSD में से एक थी। इसकी रीड स्पीड 7000 MB पर सेकंड और राइट स्पीड 5300 MB पर सेकंड तक थी, जो गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए आदर्श थी। कंपनी ने जोनड नेमस्पेस SSD भी विकसित किए, जो क्लाउड और एंटरप्राइज स्टोरेज में डेटा प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ZNS तकनीक ओवर प्रोविजनिंग की जरूरत कम करती है और SSD की लाइफ बढ़ाती है। इसी तरह सिंगल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग HDD लॉन्च की गई, जो बड़े पैमाने पर आर्काइवल स्टोरेज के लिए उपयुक्त थी। SMR में ट्रैक्स ओवरलैप होते हैं, जिससे घनत्व बढ़ता है, हालांकि रैंडम राइट में ये धीमी होती है। 2017 में कंपनी ने अल्ट्रा स्टार ब्रांड के तहत एंटरप्राइज SSD और HDD की पूरी श्रृंखला पेश की। अल्ट्रा स्टार DC SN640
NVMe SSD और HC550 HDD जैसी ड्राइव डेटा सेंटर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड थी। कंपनी ने माइक्रो एक्चुएटर और ट्रिपल स्टेज एक्चुएटर तकनीकों को भी अपनाया, जो हेड पोजीशनिंग को अधिक सटीक बनाती है और बड़े क्षमता वाली ड्राइव्स में जरूरी होती है। इस दौर में कंपनी ने AI और बिग डेटा के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखा। WD पर्पल प्रो सीरीज स्मार्ट सर्विलांस के लिए AI एनालिटिक्स को सपोर्ट करती थी। इसी तरह WD गोल्ड एंटरप्राइज HDD ने वाइब्रेशन प्रोटेक्शन और हेलियम सीलिंग थी, जो बड़े डेटा सेंटर्स में जरूरी होती है। कंपनी ने ओपन फ्लेक्स आर्किटेक्चर भी पेश किया, जो कंपोजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटीग्रेटेड डिसएग्रीगेटेड स्टोरेज प्रदान करता है। SSD और HDD दोनों में इनोवेशन के साथ कंपनी ने हाइब्रिड सॉल्यूशंस पर भी काम किया। WD ब्लैक SSHD जैसे उत्पादों में फ्लैश कैश और HDD का संयोजन था, लेकिन मुख्य फोकस शुद्ध SSD और उच्च क्षमता HDD पर रहा। नंद फैसिलिटीज के विस्तार से कंपनी 3D नंद तकनीक को तेजी से अपनाती गई। 96 लेयर 112 लेयर और बाद में 176 लेयर तक। इससे SSD की क्षमता और लागत दोनों में सुधार हुआ। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे वेस्टर्न डिजिटल ने HDD से SSD युग में सफल संक्रमण किया। सैन डिस्क और HGST अधिग्रहणों ने कंपनी को दोनों तकनीकों में वर्ल्ड लीडर बनाया। हेलियम HDD, NVMe SSD, ZNS और AI सपोर्टेड स्टोरेज जैसे इनोवेशंस ने कंपनी को क्लाउड, एंटरप्राइज, गेमिंग और सर्विलांस सभी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति प्रदान की। 2010 का दशक कंपनी के लिए परिवर्तन और विस्तार का दौर था, जो डेटा विस्फोट के युग में उसकी प्रासंगिकता यानी रिलेवेंट बनाए रखने में निर्णायक साबित हुआ। अब दोस्तों 12 चैप्टर की बुक है और शुरू करते हैं 11वां चैप्टर, हाल के विकास, पुनर्गठन और चुनौतियां। ये है 11वां चैप्टर। तो 2010 के दशक के अंत और 2020 के दशक की शुरुआत में वेस्टर्न डिजिटल ने अपनी संरचना यानी स्ट्रक्चर और रणनीति में बड़े बदलाव किए, जो कंपनी के भविष्य को आकार देने वाले साबित हुए। 2011 में कंपनी ने मलेशिया में एक नई अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा स्थापित की, जो एशिया में उसकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण थी। इस सुविधा ने हार्ड डिस्क ड्राइव और बाद में SSD तकनीकों के विकास में योगदान दिया। 2013 में कंपनी ने PATA यानी पैरेलल ATA इंटरफेस वाली ड्राइव का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि SATA इंटरफेस पूरी तरह से प्रमुख हो चुका था। ये बदलाव उद्योग की दिशा के अनुरूप था, जहां पुरानी तकनीकों से नई टेक्नोलॉजी की ओर संक्रमण तेज हो रहा था। 2016 में HGST की मलेशिया सुविधा को बंद किया गया, जो कंपनी की उत्पादन क्षमता को सुव्यवस्थित करने का हिस्सा था। इसी वर्ष सैन डिस्क अधिग्रहण पूरा होने के बाद कंपनी ने फ्लैश उत्पादन पर अधिक जोर दिया। 2017 में कंपनी ने अपना मुख्यालय सैन जोस कैलिफोर्निया में स्थानांतरित किया, जो HGST अधिग्रहण के बाद की एकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा था। इस स्थानांतरण ने कंपनी को सिलिकॉन वैली के केंद्र में रखा, जहां तकनीकी नवाचार और प्रतिभा की उपलब्धता अधिक थी। साथ ही कंपनी ने यूपीथियर, अपथियर और टेगल का अधिग्रहण किया, जो क्लाउड स्टोरेज और फ्लैश एरे तकनीकों को मजबूत करने के लिए थे। अपथियर क्लाउड आधारित पर्सनल स्टोरेज प्रदान करता था, जबकि टेगिले एंटरप्राइज फ्लैश एरे में विशेषज्ञ था। इन अधिग्रहणों ने कंपनी को विविध स्टोरेज सॉल्यूशंस की दिशा में आगे बढ़ाया। 2020 के दशक में कंपनी ने उत्पादन और संरचना में और बदलाव किए।
2018 में कुछ पुरानी एचडीडी फैक्ट्रियां बंद की गई, कुछ पुरानी थी जो उसको बंद किया गया और फोकस फ्लैश उत्पादन पर शिफ्ट हुआ। 2021 में माई बुक लाइव डिवाइसेज में एक बड़ी सुरक्षा समस्या सामने आई, जहां रिमोट वर्क के माध्यम से डिवाइसेज को फैक्ट्री रीसेट किया गया और उपयोगकर्ताओं का डेटा मिट गया। ये समस्या CVE 2018 से 18472 जैसी पुरानी कमजोरियों के शोषण से हुई थी। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने की सलाह दी और प्रभावित उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा रिकवरी सेवा प्रदान की। इस घटना ने पुराने डिवाइसेस के लिए सुरक्षा अपडेट की आवश्यकता को उजागर किया। 2021 से 2023 तक कंपनी ने कियोक्सिया के साथ मर्जर वार्ताओं में शामिल रही, लेकिन ये वार्ताएं विभिन्न कारणों से रद्द हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य नंद फ्लैश उत्पादन को मजबूत करना था, लेकिन निवेशकों और नियामक मुद्दों के कारण सफल नहीं हुई। 2023 में कंपनी ने एक साइबर अटैक का सामना किया, जहां अनअधिकृत पहुंच से कुछ सिस्टम प्रभावित हुए। कंपनी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की और प्रभावित सेवाओं को बहाल किया। सबसे महत्वपूर्ण विकास 2023 में हुआ, जब कंपनी ने अपने एचडीडी और फ्लैश व्यवसायों को अलग करने की योजना घोषित की। ये योजना 2025 में पूरी हुई, जब फरवरी 2025 में फ्लैश व्यवसाय को सैनडिस्क कॉरपोरेशन के रूप में स्पिन ऑफ किया गया। इस स्पिन ऑफ के बाद वेस्टर्न डिजिटल पूरी तरह से एचडीडी पर केंद्रित हो गई, जबकि सैनडिस्क फ्लैश और एसएसडी पर। ये अलगाव कंपनी को प्रत्येक क्षेत्र में अधिक फोकस और कुशलता प्रदान करने के लिए था। स्पिन ऑफ के साथ कंपनी ने अपने उत्पादन को एचडीडी के लिए ऑप्टिमाइज किया और पुरानी फ्लैश संबंधित सुविधाओं को समायोजित किया। इन वर्षों में कंपनी ने विभिन्न छोटे अधिग्रहण और उत्पादन बंद करने के निर्णय भी लिए, जैसे कि कुछ पुरानी लाइनों को बंद करना। 2023-25 के दौरान क्लाउड और एंटरप्राइज बाजार में डिमांड बढ़ने से कंपनी ने हेलियम फील्ड और उच्च क्षमता वाली एचडीडी पर जोर दिया। साइबर सुरक्षा घटनाओं से सीखते हुए कंपनी ने अपनी सिस्टम सुरक्षा को और मजबूत किया। ये अध्याय 11वां अध्याय कंपनी के परिवर्तन का काल को दर्शाता है, जहां पुरानी चुनौतियों ये परिवर्तन के काल को दर्शाता है। ये अध्याय जहां पुरानी चुनौतियों जैसे साइबर अटैक और मर्जर वार्ताओं से उबर कर कंपनी ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया, व्यवसायों का अलगाव। स्पिन ऑफ ने वेस्टर्न डिजिटल कंपनी को एचडीडी में शुद्ध खिलाड़ी बना दिया, जो एआई और क्लाउड युग में बड़े स्टोरेज की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार था। ये विकास कंपनी की अनुकूलन क्षमता और दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं, जो उसकी लंबी सफलता की चाबी बने। अब दोस्तों शुरू करते हैं आखिरी 12वां चैप्टर, भविष्य की दृष्टि और डेटा स्टोरेज में निरंतर नेतृत्व। ये है आखिरी चैप्टर। तो वेस्टर्न डिजिटल की सफलता की कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन कंपनी का भविष्य इससे भी अधिक उज्जवल दिखाई देता है। फरवरी 2025 में फ्लैश व्यवसाय को सैनडिस्क कॉरपोरेशन के रूप में अलग करने के बाद वेस्टर्न डिजिटल पूरी तरह से हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी तकनीक पर केंद्रित हो गई है। ये रणनीतिक निर्णय कंपनी को उस क्षेत्र में और गहराई से इनोवेशन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जहां वह दशकों से वर्ल्ड लीडर रही है। कंपनी का मानना है कि आने वाले वर्षों में डेटा की विस्फोटक वृद्धि, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के कारण बड़े पैमाने पर स्टोरेज की डिमांड को बढ़ाएगी। ये परिदृश्य स्टोरेज की डिमांड को बढ़ाएगा और एचडीडी इस डिमांड का सबसे कुशल और किफायती समाधान बना रहेगा। कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी इरविंग टेन, उनके नेतृत्व में वेस्टर्न डिजिटल की भविष्य दृष्टि स्पष्ट है। एचडीडी को एआई युग का आधार बनाना। इरविंग
इरविंग टेन ने बार बार कहा है कि एआई ट्रेनिंग और उसके उसके लिए आवश्यक विशाल डेटा सेंटर्स को स्टोर करने में एचडीडी की भूमिका अपरिहार्य है। एसएसडी जहां तेज एक्सेस और कम लेटेंसी प्रदान करते हैं, वहीं एचडीडी बड़े पैमाने पर लंबे समय तक डेटा स्टोर करने में ऊर्जा कुशल और कम लागत वाले साबित होते हैं। कंपनी का अनुमान है कि 2024 से 2028 तक वैश्विक एचडीडी शिपमेंट्स में लगभग 23% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखी जाएगी, मुख्य रूप से क्लाउड डेटा सेंटर और एआई वर्कलोड्स के कारण। इस दृष्टि को साकार करने के लिए कंपनी कई उन्नत तकनीकों पर काम कर रही है। हेलियम फील्ड ड्राइव को और विकसित किया जा रहा है ताकि एक ड्राइव में अधिक प्लेटर फिट किए जा सके। कंपनी माइक्रो एक्ट्यूएटर, ट्रिपल स्टेज एक्ट्यूएटर और एनर्जी असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग जैसी तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू कर रही है। इन तकनीकों से डेटा घनत्व में निरंतर वृद्धि संभव हो रही है। कंपनी की योजना 30 टेराबाइट से अधिक क्षमता वाली एंटरप्राइज एचडीडी जल्द ही लॉन्च करने की है और लंबे समय में 50 टेराबाइट तथा उससे अधिक क्षमता वाली ड्राइव्स विकसित करने की है। सिंगल्ड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग और हीट असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग HAMR जैसी तकनीकों पर भी अनुसंधान जारी है, जो डेटा घनत्व को कई गुना बढ़ाने में सक्षम है। वेस्टर्न डिजिटल ने ओपन सोर्स समुदाय और एकेडमिक संस्थानों के साथ सहयोग को अपनी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। कंपनी जोनर्ड नेम स्पेस और ओपन फ्लेक्स जैसे ओपन स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करती है, जो डेटा सेंटर्स में स्टोरेज को अधिक कुशल बनाते हैं। ये सहयोग कंपनी को नवीनतम सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज ट्रेंड्स के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करते हैं। कंपनी डेटा सेंटर्स के लिए विशेष रूप से ऑप्टिमाइज्ड अल्ट्रास्टार सीरीज को लगातार अपडेट कर रही है, जो विश्व के सबसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स द्वारा उपयोग की जाती है। सस्टेनेबिलिटी कंपनी की भविष्य की दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। वेस्टर्न डिजिटल कंपनी ऊर्जा कुशल ड्राइव्स विकसित करने पर जोर दे रही है, जो डेटा सेंटर्स की बिजली खपत को कम करती है। हेलियम फील्ड और फ्लूइड डायनेमिक बेयरिंग जैसी तकनीकें पहले से ही इस दिशा में योगदान दे रही है। कंपनी ने पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग और रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को कंपनी अपनी कॉरपोरेट संस्कृति का हिस्सा मानती है, जो इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है। कंपनी ने अपने उत्पादन आधार को भी भविष्य के अनुरूप बनाया है। थाईलैंड और मलेशिया के संयंत्रों में उन्नत ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, जो उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट जारी है ताकि कंपनी तकनीकी दौड़ में आगे रहे। वेस्टर्न डिजिटल की ये यात्रा 1970 में एक छोटी सेमीकंडक्टर कंपनी से शुरू हुई थी और आज वह डेटा स्टोरेज उद्योग की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी है। संकटों से उबरना, नवाचार करना, रणनीतिक अधिग्रहणों करना और साझेदारियां करना, इन सभी ने कंपनी को यहां तक पहुंचाया। अब जब डेटा दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन चुका है, वेस्टर्न डिजिटल का मानना है कि एचडीडी उस डेटा को सुरक्षित और कुशलता से स्टोर करने का सबसे विश्वसनीय माध्यम बना रहेगा। भविष्य में कंपनी न केवल तकनीकी नेतृत्व बनाए रखना चाहती है, बल्कि डेटा स्टोरेज को अधिक सुलभ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाना चाहती है। ये दृष्टि कंपनी को आने वाले दशकों में भी प्रासंगिक और सफल बनाए रखेगी। वेस्टर्न डिजिटल की सफलता की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। ये तो एक नए और भी बड़े अध्याय की शुरुआत है, जहां डेटा की अनंत दुनिया को स्टोर करने की जिम्मेवारी कंपनी के कंधों पर है। ये थी दोस्तों वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की कहानी, सफलता की कहानी, जो मैंने 12 चैप्टर में पूरी किताब एक प्रेरणादायक अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये किताब डिजिटल पुस्तक आपको पसंद आया होगा और दिल की गहराई मिलते एक नई आई बुक में, मैं वीडियो को आई बुक कहता हूँ, मिलते एक नई आई बुक में और दिल की गहराइयों के साथ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।